वो उस क्वांटम स्टेट को छोड़कर किसी भी क्वांटम स्टेट में शिफ्ट कर सकता है। और वही तो मतलब है व्हेन दे आर सेइंग अहम विष्णु। अहम विष्णु का मतलब ये थोड़ी ना होता है बे कि तुम टैटू गुदवा लोगे अहम ब्रह्मास्मि अहम विष्णु। अजमेर में बहुत सारे मास अवेकनिंग के इंजन चाहिए, जयपुर में बहुत सारे मास अवेकनिंग के इंजन चाहिए, हरियाणा में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, अहमदाबाद में, भोपाल में, इंदौर में, जमशेदपुर में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, चेन्नई में। हमें हजारों हजारों मास अवेकनिंग के इंजन चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतनी मतलब हर एक चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है। ये जो बांसुरी है यहां पड़े पड़े एकदम से BMW बन जाए, दैट यू कैन पिक द हैवीएस्ट थिंग दैट यू कैन पिक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैरी इट एंड लिव इट। पीएम एक क्लैरिकल पोजीशन है, प्लीज अंडरस्टैंड। आरटीआर के साथ में लोगों को न्यूरोप्लास्टिसिटी पता होनी चाहिए, लोगों को स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, लोगों को चक्रों के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को क्वांटम के बारे में पता होना चाहिए। एक एक सुपीरियर 35,000 में से एक एक सुपीरियर इतना महान एल्फा और सुपीरियर बने, अपनी सेल्फ वर्थ को पीएम लायक करे। मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा। इसकी सबसे नीचे गुलाम, फिर उसके ऊपर क्लर्क, फिर उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके ऊपर कोई नेता, फिर उसके ऊपर सरकार, फिर उसके ऊपर विश्व के शासक के ऊपर। बेसिकली ये एक टास्क है, ये एक पैशन है। जैसे कि बांसुरी बजाना एक पैशन है। हाईएस्ट क्वालिटी का फ्रूट्स को लेकर बेसिकली मैं बहुत पैशनेट हूं। तो हाईएस्ट क्वालिटी का मोस्ट ऑर्गेनिक फ्रूट जो मैं चाहूं, जिस प्रकार का मैं चाहूं, वो खाना मेरा एक मौलिक अधिकार है। मैं अपने सोशल मीडिया, स्पेसिफिकली फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से इस प्रकार के हिंट्स देता हूं। ना सिर्फ हिंट देता हूं बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताता हूं कि मैं पीएम बनने में इच्छुक हूं। पीएम मतलब कि भारत का प्रधानमंत्री बनने में इच्छुक हूं। और कुछ क्वेश्चंस भी इस प्रकार से पूछता हूं कि जैसे कि मैं पीएम बनने में इच्छुक हूं, मैं सरकार बनाना चाह रहा हूं, और कौन कौन मेरे साथ सरकार बनाना चाह रहा है, मतलब कौन कौन से मिनिस्ट्री संभालने में इच्छुक है, और मेरे अलावा और भी कोई व्यक्ति है क्या जो पीएम पद की दावेदारी दिखाना चाहता है, पीएम बनने में इच्छुक है। लेकिन जब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह डालता हूं या फिर कुछ पोस्ट डालता हूं, कुछ सूचना डालता हूं, तो 100% लोग इस बात को मजाक समझते हैं। तो मैं यहां पर बहुत ही स्पष्ट कर देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये मजाक नहीं है और ना ही मेरी कोई नई सनक है ना। क्योंकि आफ्टर फाउंडिंग सुपीरियर सोसाइटी इन अक्टूबर 2016, उसके 3 महीने बाद ही दिसंबर 2016 में मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था कि मुझे दिल्ली का किंग बनने में रुचि है। और उसके बाद 2018 में, आई थिंक 2018 में या फिर 19 के शुरू में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि 2019 में मुझे पीएम बना दो। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिक्स में आकर और पॉलिटिक्स में जो एक डोमिनेंस हायर की है, उसके टॉप पर जाने की जो मेरी ये इच्छा है, जो इंटरेस्ट है, जो मेरा विजन है, ये कोई नया नहीं है, ये 4 साल पुराना है। उस पर ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि 4 साल पहले मैंने कोई सस्ता नशा करके वो वीडियो बना दिया होगा। तो अगर ऐसा था तो बाद में मुझे वो डिलीट कर देना चाहिए था। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2018 में फिर से मैंने वो सस्ता नशा करके एक और वीडियो बना दिया कि 2019 में मुझे पीएम बना दो। तो अगर ऐसा था तो बाद में मुझे उसको डिलीट कर देना चाहिए था। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं हमेशा सस्ते नशे करके ही रहता हूं या हर वीडियो सस्ते नशे करके बनाता हूं। तो फिर पॉइंट ही नहीं है ना, मतलब देन देयर इज नो रूम फॉर आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। फर्स्ट थिंग तो ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मुझे पीएम बनना है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मजाक नहीं है और ये कोई नई सनक नहीं है मेरी। अगर ये सनक भी आप कह रहे हैं तो ये बहुत पुरानी सनक है। दूसरी बात ये कि मैं ऐसा सोचता था कि मैं किसी प्रकार से, जैसे कि थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया ना कि पॉलिटिक्स में एंटर कैसे करते हैं, तो उसमें जो पॉलिटिक्स की नॉलेज देते हैं लोग वो इस प्रकार से बताते हैं कि या तो आप पार्टी में बहुत साल रगड़िए, दरी बिछाइए, पानी पिलाइए और नारे लगाइए इस प्रकार से, या बहुत सारा पैसा खर्च कर दीजिए,
या फिर आप अपने तरीके से अपने क्षेत्र में सेलिब्रिटी बन जाइए, आप बहुत बड़े फिल्म स्टार बन जाइए, क्रिकेट स्टार बन जाइए, या किसी भी तरीके से फेम प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद कोई ना कोई पार्टी आकर आपको ऑफर करेगी कि आप हमसे टिकट लेकर चुनाव में उतरिए। तो मैं ऐसा सोचता था हमेशा कि मेरे पास ये तीसरा रास्ता है, तो मुझे फेम एक्वायर करना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फेम एक्वायर कितने टाइम में होगा और कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, वो 3000 सब्सक्राइबर पे होगा कि 30,000 सब्सक्राइबर पे होगा कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर पे होगा। बट मेरा जो पाथ था वो निश्चित था कि मुझे फेम एक्वायर करना है ईमानदारी के रास्ते से। ईमानदारी की यहां पर जो मेरी परिभाषा है उस रास्ते से, ठीक है, आपकी अलग हो सकती है। तो ईमानदारी के रास्ते से और सत्य के रास्ते से मुझे फेम को प्राप्त करना है, और देन आई विल बी अप्रोच्ड बाय सम पार्टी। और उसके अलावा सुपीरियर सोसाइटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी का भी मेरा सपना था, जो कि 2016 के एंड में और 17 के शुरुआत में मैंने देख लिया था। लेकिन उस टाइम में मैंने पता किया था तो कम से कम 100 लोग लगते हैं उस पार्टी को रजिस्टर करने में, ठीक है। उसके बाद वो बात धीरे धीरे से पुरानी हो गई, तो पार्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो एक तरीके से मैं काइंड ऑफ भूल गया, क्योंकि मैं अल्टीमेटली अपने सत्य के मार्ग पे चलता रहा और मैं फेम का इंतजार करता रहा कि इतना फेम मुझे मिल जाए, इतने लोग मुझे जानने लग जाएं, उसके बाद आई विल बी अप्रोच्ड बाय सम पार्टी, नहीं तो फिर मैं अपनी पार्टी बना लूंगा। तो वो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कब होगा। तो उस सपने को मैं साइड में रख दिया और अपना जो मेन सुपीरियरिटी का रास्ता है, जो भी कॉन्स्पिरेसीज के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो अपनी चेतना को विकास करना है, अपने चक्रों को जगाना है, अपनी म्यूजिकल क्रिएटिविटी, अपनी लिखने की क्रिएटिविटी, भाषण देने की कला, जो भी है सुपीरियरिटी के रास्ते पर मुझे चलना है और लोगों को चलाना है। तो इस मार्ग पर मैं तटस्थ रहा सिंस बिगिनिंग, सिंस 8 अक्टूबर 2016। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये कोई मजाक नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तीसरी बात आ जाती है कि मैं पीएम क्यों बनना चाहता हूं, और चौथी बात आ जाती है कि मैं पीएम बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, और बन जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मैं बिकूंगा कि नहीं, मैं भ्रष्टाचारी हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। वो चौथी बात आती है। पांचवी बात बेसिकली अभी दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू बात कर रहा हूं ना मैं। तो तीसरी बात आ जाती है कि मैं पीएम क्यों बनना चाह रहा हूं। पीएम मैं इसलिए बनना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ईमानदार हैं और जो देश चलाना जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देश चलाना जानना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और आपका वो पैशन होना चाहिए। तो अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, अगर आपका पैशन वो होगा, तो ग्रेजुअली यू विल लर्न थिंग्स कि कैसे प्रशासन चलाया जाता है, कैसे देश चलाया जाता है, ठीक है। राजनीति की बात नहीं है यहां पर, ये तो राजनीति एक सर्कस है जो नाम दे दिया गया है कि मैं राजनीति में आ रहा हूं। राजनीति क्या होती है, राज क्यों करना है किसी भी चीज के ऊपर। बेसिकली ये एक टास्क है, ये एक पैशन है। जैसे कि बांसुरी बजाना एक पैशन है, तो बांसुरी बजाना बेसिकली एक पैशन है। तो क्या अभी जो लोग राजनीति में है, क्या वो उनका पैशन है? हाँ, दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाना और ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पावर एक्वायर करना, ये उनका पैशन है। तो दे आर डूइंग इट वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी पैशनेटली, ठीक है। बट यहां पर हमारा काम है कि हम एक अच्छे तरीके से देश चलाएं। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे लोगों को जानता हूं जो कि देश अच्छे से चला सकते हैं, जैसे कि राहुल चिमन भाई मेहता, जैसे कि पवन शर्मा जूरी, जैसे कि कमल मोंगा, जैसे कि संदीप धैया, जैसे कि पटेल, देवांग पटेल, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे लोगों को जानता हूं और ये लोग इस प्रकार के और बहुत सारे अच्छे लोगों को जानते हैं जो कि देश को चला सकते हैं, ठीक है। इनको राज करने का अनुभव नहीं होगा, इनको कूटनीति का अनुभव नहीं होगा, तो वो तो हमको चाहिए नहीं ना। वो तो एक सर्कस चलाने के लिए चाहिए, तो हमको एक अच्छा सर्कस नहीं चलाना है, ठीक है। हमें बेसिकली पूरी ह्यूमैनिटी को इवोल्व करना है कंट्री से स्टार्ट करके। हाँ, मेरा ये पर्पस है। आइडियली मैं कंट्री वाला आदमी नहीं हूं, ना धर्म वाला आदमी हूं, मैं मानवतावादी आदमी हूं, ठीक है। तो नेशनलिज्म नहीं है मेरे अंदर, राष्ट्रवाद नहीं है मेरे अंदर, मैं मानवतावादी आदमी हूं, ठीक है। तो ये तीसरी बात हो गई कि मैं पीएम क्यों बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे अच्छे लोगों को जानता हूं, अच्छे लोगों को जानता हूं जो इस चीज को लेकर पैशनेट हैं,
और वो सीख सीख कर बेसिकली अच्छी तरीके से देश चला सकते हैं, तो मैं उनके हवाले देश कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी लूंगा, बट जो मेरी मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी कि इस पावर को विकेंद्रित कर देना और सही से लोगों को दे देना। और तीसरी जो बात है कि मैं पीएम क्यों बनना चाहता हूं, उसमें फिर राइट टू रिकॉल के बहुत सारे कानून आ जाएंगे। तो राइट टू रिकॉल बेसिकली क्या कर रहा है कि वो डोमिनेंस हायरार्की जो बना रखी है ना, जो पिरामिड बना रखा है कि सबसे नीचे गुलाम, फिर उसके ऊपर क्लर्क, फिर उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके ऊपर कोई नेता, फिर उसके ऊपर सरकार, फिर उसके ऊपर विश्व के शासक। तो ये जो डोमिनेंस हायरार्की बना रखी है ना, इस डोमिनेंस हायरार्की में मुझे हितेश शाक्य द सुपीरियर मैन को जबरदस्ती ठूसा गया है नीचे। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया पिछले 33 सालों में, क्या करने के लिए? अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शुद्ध पानी पीना, शुद्ध हवा खाना, कभी भी पहाड़ पे चले जाना, कभी भी नदी के अंदर तैरने लग जाना, कभी भी हमेशा ऑर्गेनिक, आइडियल, मोस्ट ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फूड, और उसमें से भी फ्रूट, हाईएस्ट क्वालिटी का फ्रूट्स को लेकर बेसिकली मैं बहुत पैशनेट हूं। तो हाईएस्ट क्वालिटी का मोस्ट ऑर्गेनिक फ्रूट जो मैं चाहूं, जिस प्रकार का मैं चाहूं, वो खाना मेरा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो व्यवस्था चल गई है, इस व्यवस्था को हम राइट टू रिकॉल के नियमों से तोड़ेंगे। बट पॉइंट ये है कि मुझे डोमिनेंस हायरार्की में नीचे से घुसा रखा था। अगर मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे समाज के लोग अगर सुपीरियरिटी के रास्ते पे चलते, तो ये जो डोमिनेंस हायरार्की है, ये इस प्रकार से पिरामिडियल नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपना स्वतंत्र रूप से पैशनेटली जीवन जीने का अधिकार होता। तो मुझसे वो अधिकार छीना गया है, मुझसे बेसिक अधिकार छीने गए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं डोमिनेंस हायरार्की में राइज अप कर जाऊं। भाई, ये जो दुनिया में चाहता था एक आइडियल समाज, वो तो पता नहीं कब बनेगा, और बनते बनते मैं शहीद नहीं होना चाहता। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है तो मैं डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर राइज करूं और फिर मैं अपना मौलिक अधिकार प्राप्त कर लूं। मेरे हिसाब से जीवन जीने का वो एक सेपरेट पॉइंट है कि मेरे हिसाब से स्वतंत्र होकर, पूर्णतः स्वतंत्र होकर जीवन जीने का जो मेरा तरीका है, वो किसी भी रूप से राष्ट्र के विरोध में नहीं है, वो किसी भी रूप से मानवता के विरोध में नहीं है, बट इसको मैं सेपरेटली प्रूव करूंगा। तो ये हुई तीसरी बात कि मैं पीएम क्यों बनना चाहता हूं। चौथी बात ये आ जाती है, एक तो इस पर इल्जाम आ जाता है कि पावर का हंगर है या पॉलिटिकल एम्बिशंस है, या फिर क्या गारंटी है कि आप इस प्रकार के मसले उठा उठाकर केजरीवाल की तरह बाद में पलट नहीं जाओगे, बिक नहीं जाओगे, या विश्व के शासकों के द्वारा आपको मार नहीं दिया जाएगा, या विश्व के शासकों द्वारा आपको दमित नहीं कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी की जो सरकार है वो कंट्रोल्ड एजेंट है, और उसके विपक्ष में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सब कंट्रोल्ड अपोजिशन है। तो जो कंट्रोल्ड अपोजिशन है बेसिकली वो भी दमित है, वो कंट्रोल्ड है, और जो एग्जिस्टिंग पावर है वो भी कंट्रोल्ड है, बट वो कंट्रोल्ड अपोजिशन नहीं है। तो इस बात की क्या गारंटी आ जाएगी कि मैं कंट्रोल्ड नहीं हो जाऊंगा, या मेरी हत्या नहीं हो जाएगी, या मैं भ्रष्ट नहीं हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ये चौथी बात चल रही है। तो चौथी बात के संबंध में मैं आपको ऐसा कहना चाहूंगा कि ये सिस्टम ही गलत है कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें और उसको सारी पावर दें और वो फिर ऊपर जाकर हमारे लिए कुछ करेगा। मैं चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि ये राइट टू रिकॉल वगैरह चीजें है ना, इससे वाकिफ तो मैं अभी हुआ हूं। लेकिन जब 2016 में मैंने ये दिल्ली का किंग बनने की बात छेड़ी थी, और उसके बाद तक भी हमेशा जो मेरी अंदर की जो फीलिंग रही है, जो इंटेंशन रही है, कोर मोस्ट इंटेंशन रही है, वो सुपीरियरिटी की रही है। तो अगर मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, इस प्रकार से मैं पब्लिसिटी चाहता हूं, जिस पब्लिसिटी की वजह से सुपीरियर सोसाइटी की पब्लिसिटी हो, जिस पब्लिसिटी की वजह से सुपीरियरिटी की पब्लिसिटी हो, जिस पब्लिसिटी की वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी की पब्लिसिटी हो, जिस पब्लिसिटी की वजह से कॉन्स्पिरेसीज की पब्लिसिटी हो, विश्व के शासक कौन है, किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार षड्यंत्र फैलाते हैं, उनके षड्यंत्रों से कैसा बचा जा सकता है। द होल पॉइंट इज दैट कि मेरे सारे कंटेंट की और मेरे प्रकार के कंटेंट क्रिएट करने वाले लोगों की, और वो सब लोग जिनको मैं अप्रूव करता हूं, जैसे कि पवन शर्मा जूरी है, कमल मोगा है, संदीप दहिया है, देवांग पटेल है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं, जुबान पर नहीं आ रही, तो आई एम सॉरी, सूची बनाऊंगा तो देखेंगे। राहुल चिमन भाई मेहता है, इन सब की पब्लिसिटी हो, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैले। ये चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जब ऐसा होगा तो हम एक आदर्श सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे होंगे। कानून के रूप में
आध्यात्मिक विकास कर रहे होंगे, अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी का अपने मानसिक विकास में इस्तेमाल कर रहे होंगे, बजाय उसके कि फिल्मों के द्वारा या गानों के द्वारा या पॉर्न के द्वारा या फिर कंज्यूमरिज्म के द्वारा या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज के द्वारा जनता की जो मास कलेक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसके ऊपर विश्व के शासकों का कब्जा हो, बजाय उसके लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी का, अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी का अपने मानसिक विकास में, अपने आध्यात्मिक विकास में, अपने आर्थिक विकास में, अपने सामाजिक विकास में इस्तेमाल करें। तो ये जो मेरा पूरा कंटेंट है इसकी पब्लिसिटी हो जाए, और मेरे हिसाब से पब्लिसिटी का और मार्केटिंग का सबसे आदर्श तरीका है। ठीक है, तो अगर ये आदर्श तरीका है तो नॉन आदर्श तरीका क्या होता है? नॉन आदर्श तरीका ये होता है कि सचिन तेंदुलकर है, बेसिकली छक्का मार रहा है, लोगों को अपना फैन बना रहा है और साइड में बेच रहा है बेसिकली बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ठीक है, हां, बूस्ट कुड हैव बीन द रियल सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी, वास्तव में हो सकता था, और वो बूस्ट कंपनी का मालिक हो सकता था, बूस्ट पीता हो और शक्ति का प्रदर्शन करता हो, तो उस प्रकार से अगर वो पब्लिसिटी करता, देखो मैं सुबह शाम बूस्ट पीता हूं और ये देखो मैंने ये पत्थर तोड़ दिया, ये मैंने पेड़ उखाड़ दिया, और ये मैंने दांतों से मैंने ट्रेन खींच दी और ये कर दिया और वो कर दिया, तो उस प्रकार की पब्लिसिटी को मैं एक आदर्श पब्लिसिटी कहता हूं कि जो भी विचार आप समाज को दे रहे हो उस समाज को, प्रैक्टिस तो छोड़ो, छोटी बात है, उसको पूर्णतः धारण कर रखा है आपने अपनी एक एक रग में, तो उस तरह की पब्लिसिटी को मैं एक आदर्श पब्लिसिटी कहता हूं। तो मेरा पॉइंट यह है, चौथी बात चल रही है ये, मेरा पॉइंट यह है कि जब हम इस प्रकार से आरटीआर के जो प्रपोज कानून है उनकी मदद से और सुपीरियरिटी के रास्ते से, न्यूरोप्लास्टिसिटी की पब्लिसिटी से, क्वांटम की पब्लिसिटी से, जब हम सोसाइटी के अंदर एक अवेकनिंग करेंगे, जब हम कॉन्स्पिरेसीज के बारे में लोगों को बता देंगे, तो ये एक काइंड ऑफ आदर्श समाज बन जाएगा जिसमें ये डोमिनेंस हायर की नहीं होगी कि इनके ऊपर कोई राज कर रहा है, या फिर ये लोग उस जो ऊपर बैठा है ना, इनका नेता, इनका नायक, उससे कुछ आस लगाकर बैठे हैं। तो जब आप और समाज बेसिकली ऊपर बैठे हुए किसी तथाकथित नायक से आस लगाकर बैठे होते हैं, तो इससे दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली बात तो ये समस्या उत्पन्न होती है कि उसके भ्रष्ट हो जाने के या बिक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत पावर आ जाती है, पावर अब विकेंद्रित नहीं रही, पावर बहुत केंद्रित हो जाती है। तो जैसे ही एक महानायक इस केंद्रित पावर वाली पोजीशन पर पहुंचा, वैसे ही उसका सफाया कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो रिवॉल्यूशन है बिखर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि सुपीरियर सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक एक सुपीरियर, 35,000 में से एक एक सुपीरियर इतना महान एल्फा और सुपीरियर बने, अपनी सेल्फ वर्थ को पीएम लायक करे, अपने अंदर वो ओनरशिप पैदा करे इस देश की, इस मानवता की, कि ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरी पृथ्वी है। जैसे कि मेरा फोन है ना, इस फोन की ओनरशिप मेरे पास है। ये जो ईयरफोन है ना, इस ईयरफोन की ओनरशिप मेरे पास है। ये ईयरफोन कहीं पानी में ना गिर जाए, कहीं धूप में ना पड़ा रह जाए, कहीं टुड़मुड़ ना जाए बिस्तर के ऊपर, ये फोन कहीं खराब ना हो जाए, तो इसकी मेरे अंदर से एक बहुत ही डीप इसके प्रति केयर उठती है। वो केयर इस देश के प्रति, इस धरती के प्रति, MRCM, मिनरल रॉयल्टी फॉर कॉमन्स एंड मिलिट्री, तो देश की प्राकृतिक संपदा के प्रति, इस देश के खनिजों के प्रति, हर एक चीज के प्रति वो एक ओनरशिप पैदा करें, वो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करें। और ये सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे भी आवश्यक है एक अच्छे जूरी कोर्ट व्यवस्था का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे वोट वापसी कानून का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे धन वापसी कानून का निर्माण करने के लिए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे भी आवश्यक है। तो मात्र आरटीआर से तो वैसे भी कुछ ना होने वाला। आरटीआर के साथ में लोगों को न्यूरोप्लास्टिसिटी पता होनी चाहिए, लोगों को स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, लोगों को चक्रों के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को क्वांटम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चौथी बात चल रही है। चौथी बात में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे पास पावर है ही नहीं, तो अब मेरे भ्रष्ट होने का कोई महत्व नहीं है। मैं बिकूं ना बिकूं, बिकूंगा तो वैसे भी नहीं ना, क्योंकि अब मेरे पास पावर रही नहीं, सिस्टम ऐसा हो चुका है, लोग इतने अवेकेंड हो चुके हैं। तो पीएम की क्या जरूरत है? पीएम एक क्लरिकल पोजीशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, एक क्लरिकल पोजीशन है, वो एक क्लर्क है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है। आपने देखा होगा कभी सड़क पर ट्रैफिक जैम हो जाता है तो गाड़ी में से कुछ 2-4 लोग निकलकर स्वतः ही आते हैं और ट्रैफिक मैनेजर बन जाते हैं। उसमें वो कोई पावर एक्वायर नहीं कर रहा है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस
टाइम के लिए उस जगह पर थोड़ी देर के लिए एक क्लैरिकल पोजीशन उसे संभाल ली है। शादियां होती हैं, कोई दूर का मामा होता है, वो शादी को संभालता है, उस मेहमानों को संभालता है, हलवाई को देखता है, उसको कोई बोलता नहीं है, ये अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो पॉइंट ये है कि विश्व के शासकों ने ये डोमिनेंस हायर किस प्रकार से बिछा रखी है कि जिन लोगों के अंदर वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है विद ट्रू इंटेंशंस, विद एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, उन लोगों के हाथ में सत्ता न दी है, ना सत्ता का एक टुकड़ा दिया है ना। तो इस प्रकार से पावर जब विकेंद्रित होगी, जब एक मास अवेकनिंग मूवमेंट आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरा पीएम पद तक पहुंचकर वहां पर वो मेरा डेस्टिनेशन है ही नहीं। मेरा मेन उद्देश्य बेसिकली ये यात्रा है, इस यात्रा से एक मास अवेकनिंग क्रिएट करनी है मुझे। और जब मैंने ये मास अवेकनिंग क्रिएट कर दी, तो इस पद पर जब मैं पहुंच गया या मुझे हटाकर कोई और भी बन गया, तो उस पद का कोई महत्व ही नहीं है, वो बस एक मात्र फॉर्मल, एक क्लैरिकल पोजीशन है। उसकी जगह कोई भी जाके बैठ जाओ, जैसे कि आज राष्ट्रपति की पोजीशन है, उसकी पावर का कोई महत्व ही नहीं है। इसमें मैं एक और बात जोड़ दे रहा हूं कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, किसी भी कॉज के लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी बलिदान देने में, शहीद होने में विश्वास नहीं रखता हूं, और ना ही मैं ऐसा मानता हूं कि पास्ट में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उन्होंने कोई महान कार्य किया। नहीं, उनको जीवित रहना चाहिए था, येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके जीवित रहना चाहिए था, और इस देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए एक बेहतर योगदान करना चाहिए था, जो कि वो कर सकते थे। लेकिन पता नहीं समाज ऐसा बन गया है कि शहादत देने वालों को बहुत पूजा जाता है। हाँ, कोई शहीद हो गया तो हो गया, बट ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जिंदा रखे और इवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करे, कलेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी के अंदर। तो ये चौथी बात चल रही है कि मेरे को आप ऐसी पोजीशन में रखो ही मत, सोसाइटी ऐसी बने ही ना कि मैं ऐसी एक पोजीशन, एक सेंटर, एक लीडर की तरह, एक कंट्रोल करने वाले लीडर की तरह मैं बनूं कि मुझे कोई और कंट्रोल करे, या मुझे भ्रष्ट होना पड़े, या मुझे जान देनी पड़े। ऐसा सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। और आरटीआर में भी तो ऐसा ही हो रहा है, एक विकेंद्रित आंदोलन चलना चाहिए। मुझे हटाओ या लगा दो, उसका कोई महत्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इस यात्रा में, इस पब्लिसिटी के अंदर ही पूरा हो गया। ये चौथी बात है। पांचवी बात और आखिरी बात जो है वो ये कि जिन जिन लोगों को अभी तक मैंने बात कही हो पूरी तरीके से समझ में आ गई हो, वो लोग इस बात को गंभीरता से लें और इस बात को धारण करें। स्वयं भी अपने क्षेत्र में पार्षद पद के, या विधायक पद के, या सांसद पद के, या पीएम पद के दावेदार बने। उस इंटेंशन को धारण करें। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास सिखाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे ईमानदार लोग हैं। राजनीति नहीं सिखाएंगे वो लोग, कूटनीति नहीं सिखाएंगे वो लोग, हमको सीखने भी नहीं है। इसीलिए मुझे कोई पॉलिटिकल अपना मेंटर नहीं चाहिए, है ना। देश को कैसे चलाया जाए, एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे की जाए, उस प्रकार के हमें लोग चाहिए, वो सिखाने वाले लोग चाहिए। तो पांचों पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दावेदार बने, क्योंकि वो तो वैसे भी बनने पड़ेंगे ना, कैसे भी। अगर मुझे पीएम बनना तो वैसे भी सुपीरियर सोसाइटी से मुझे 2, 5, 10 हजार ऐसे कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे जो स्वयं एमपी के दावेदार हों, एमपी पद के दावेदार हों। ठीक है, अगर मुझे बनना है तो भी, और मुझे अगर उस प्रकार का पीएम बनना है जिसके पास कोई पावर हो ही ना, और यदि इस प्रकार का एक तंत्र हमें स्थापित करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे लीडर्स लगेंगे जो मास अवेकनिंग के इंजन बने सोसाइटी में। अजमेर में बहुत सारे मास अवेकनिंग के इंजन चाहिए, जयपुर में बहुत सारे मास अवेकनिंग के इंजन चाहिए, हरियाणा में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, अहमदाबाद में, भोपाल में, इंदौर में, जमशेदपुर में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, चेन्नई में। हमें हजारों मास अवेकनिंग के इंजन चाहिए
जो विश्व में हो रहे षड्यंत्रों के बारे में प्रचार करें, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति का प्रचार करें, जो क्वांटम का प्रचार करें, इसको मजाक में ना ले। आई एम एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट दिस होल थिंग। ठीक है, अच्छा जो लास्ट के भी एक लास्ट बात आ जाती है ना, बार बार मैं क्वांटम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसको मैं कह देता हूं, वो ये कि कुछ मेरे शुभ चिंतक होते हैं जो कि वास्तव में दिल से मेरा अच्छा चाहते हैं, जो वास्तव में समाज का अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो बड़े ही प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं, प्रैक्टिकल, है ना। वो बोलते हैं यार कि धर्म के नाम पर इतनी राजनीति फैली हुई है, वोट बिकता है, विश्व के शासकों का नियंत्रण इतना तेज है, तो आप नहीं बन सकते हो पीएम, बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो यहां पर आ जाती है क्वांटम की थ्योरी। क्वांटम की थ्योरी को क्वांटम की ही भाषा में बहुत लोग समझते हैं और नॉन क्वांटम की भाषा में बहुत लोगों ने इतिहास में समझा है। क्वांटम की जो भाषा है, जो क्वांटम का जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सबसे सरल शब्दों में और एकमात्र लाइन में जो है वो ये है कि किसी भी चीज के होने की संभावना शून्य नहीं होती। मतलब हर एक चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है। इसी में पूरा विष्णु, पैरेलल यूनिवर्स, शिवलिंग और शिव और शक्ति और पार्वती और गणेश और लक्ष्मी और सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। किस चीज में? कि किसी भी चीज के होने की संभावना शून्य नहीं होती। मतलब हर एक चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है। ये जो बांसुरी है यहां पड़े पड़े एकदम से BMW बन जाए, ये बांसुरी है यहां पड़े पड़े एकदम से गायब हो जाए, इस चीज की भी जो संभावना है वो जीरो नहीं है। लेकिन इस क्वांटम स्टेट से उस क्वांटम स्टेट में ले जाने के लिए इसे एक ह्यूमन माइंड ने या फिर बहुत सारे लोगों के कलेक्टिव ह्यूमन माइंड ने कितना अटेंशन दिया है। बेसिकली इस बांसुरी का एग्जिस्टेंस जो है ना, वो एक ह्यूमन माइंड का एक कलेक्टिव अटेंशन है एक क्वांटम वर्ल्ड में। उसको एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में लेकर जाने के लिए एक इंसान का बहुत ही ज्यादा हाई डेंस फोकस लगेगा, और एक इंसान से ज्यादा अगर लोगों से संबंधित चीज है तो उन सब लोगों का अटेंशन लगेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपने मन में स्वीकार कर लेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी इस चीज की कि जो नथिंगनेस के अंदर ये जो हम एक कलेक्टिव मेंटल प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी नथिंगनेस के अंदर, शून्य के अंदर पूरे भारतवासियों का, भारतवासी भी क्या कहना चाहिए, पूरे विश्व का जो भी लोग जानते हैं और मानते हैं कि पीएम है, भाई मेरे उसको अस्वीकार कर देने से कुछ नहीं होगा, मैं भी मान चुका हूं। और ये कलेक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी इस प्रकार से फैलाई गई है कि मैं भी मान चुका हूं अपने दिमाग में कि भारत का प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी है। तो ये जब कलेक्टिव न्यूरॉन फायर होगा पूरी दुनिया के लोगों में, तो उसका नथिंगनेस के अंदर एक न्यूरोप्लास्टिक मेंटल प्रोजेक्शन छपेगा। और ये प्रोजेक्शन छपना ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी हो सकता है। इसके लिए 2024 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये वीडियो जब बना, जब पोस्ट हुआ, उसके अगले दिन ही मैं पीएम बन सकता हूं, यह बात ना असंवैधानिक है और ना यह बात क्वांटम के नियमों का उल्लंघन करती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्वांटम के नियमों को नहीं मानते हैं, ना क्वांटम की भाषा में जो मैंने आपको समझाया वो क्वांटम की भाषा में समझाया। हो सकता है कि मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूं, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो उसको और विस्तार से सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी के पास 150 रुपए देने के लिए नहीं है तो व्हाट द बिलीफ डू वी नो एक डॉक्यूमेंट्री है, वहां से शुरुआत करके और अपने स्तर पर क्वांटम के क्षेत्र में रिसर्च करें, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये तो क्वांटम की भाषा में क्वांटम को समझने वाली बात हुई। क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो क्वांटम, नॉन क्वांटम की भाषा में क्वांटम को समझते हैं? बहुत आए हैं। चकदे एक फिल्म थी, चकदे के अंदर वो क्या बोला कि मैं इन लड़कियों को विश्व चैंपियनशिप में जितवा के लेकर आऊंगा। इस तरह का विचार देने वाला व्यक्ति ये क्वांटम की सोच रखता है। दबंग फिल्म आपने देखी होगी, आई एम सॉरी, दंगल फिल्म आपने देखी होगी, है ना। वो लड़के का इंतजार करता है, आमिर खान जो होता है वो नेशनल चैंपियन होता है, वो सोचता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, वो बन नहीं पाता तो सोचता है कि मैं अपने बेटे को बनवाऊंगा, तो बच्चा पैदा करता है, वो लड़की होती है, फिर लड़की होती है, फिर लड़की होती है, फिर लड़की होती है, तो बोलता है मैं तो इसी लड़की को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा कुश्ती में। तो वो जो सोच है वो क्वांटम की सोच है। राजीव दीक्षित जो भी करना चाह रहे थे वो क्वांटम की सोच है। राजीव दीक्षित वहां सही थे, लेकिन राजीव दीक्षित विकेंद्रीकरण वाले पॉइंट पर बिल्कुल गलत थे।
वो अपने आप को लीडर बनाकर रखे, मैं आसाराम बापू मैं। तो जहां पर आप अपने आप को लीडर बनाकर रखेंगे, आप अपनी दुनिया के अल्फा बने रहिए। मैं सुपीरियर किंग हूं, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑन द प्लैनेट हूं। एक्चुअल में मैं ऐसा मानता हूं। दिस इज व्हाट माय कोर बिलीफ इज। माय कोर बिलीफ इज दैट आई एम द ग्रेटेस्ट मैन हु हैज एवर अराइव्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑन दिस प्लैनेट। मेरी ऐसी मान्यता है। लेकिन जब कोई देश चलाने की बात आएगी, समाज के निर्माण की कुछ बात आएगी, तो लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, इंजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, पंप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो वो मेरी अपनी दुनिया है, वो मेरा अपना क्वांटम वर्ल्ड है, उसमें मेरी अपनी धारणा है। मैं अपने आप को इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली सेल्फ हाई वर्थ में रखता हूं ताकि मेरा एक सेकंड के लिए भी मोरल डाउन ना हो किसी भी व्यक्ति की वजह से। क्योंकि सांप बहुत आते हैं डसने के लिए। जब आप इस प्रकार की यात्रा पे निकलेंगे ना, तो सांप बहुत डसने के लिए आते हैं। वो घर में ही होते हैं सारे के सारे सांप। तो उन सांपों का जो काटा हुआ है, जो उसका जहर है, उसका मुझ पर कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए मैं अपनी जो सेल्फ वर्थ है ना, ये एक्सट्रीमली हाई रखता हूं, एक्सट्रीमली हाई। ठीक है। और जॉर्डन पीटरसन के शब्दों में अगर कहें तो जॉर्डन पीटरसन वंस सेड, पिक द हेवीएस्ट थिंग दैट यू कैन पिक, पिक द हेवीएस्ट थिंग दैट यू कैन पिक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैरी इट एंड लिव इट। तो भले ही आज आपका बिलीफ सिस्टम गवारा ना करे, आज आपके सर्कमस्टेंसेस गवारा ना करें, आपके आसपास के लोग आपको गवारा ना करें, आपको सपोर्ट ना करें, बट आप अपने मन के अंदर अपने आप को इतनी तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतनी टॉप लेवल की आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। जिम्मेदारी होगी इस क्वांटम फील्ड की कि आपको इस क्वांटम स्टेट से खींच के उस क्वांटम स्टेट में लेके जाए। और ये जो प्रोसेस होगा ये अति आनंदमय होगा, अति आनंदमय प्रोसेस होगा ये। इसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, आनंद ही आनंद है। ठीक है। लेकिन जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक एक लो कॉन्शियसनेस में जीता है, उसी लो कॉन्शियसनेस वाले क्वांटम फील्ड को वो बार बार विजिट करता है, न्यूरोप्लास्टिकली विजिट करता है। उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसका सोशल मीडिया, उसका अखबार, उसकी सरकार, उसका टीवी, उसके एक्सपीरियंस से सब कुछ उसको उसी क्वांटम फील्ड में तटस्थ रखते हैं। उसको तो पता ही नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट में जी रहा है जो कि सनातन सत्य नहीं है। वो उस क्वांटम स्टेट को छोड़कर किसी भी क्वांटम स्टेट में शिफ्ट कर सकता है। और वही तो मतलब है व्हेन दे आर सेइंग अहम विष्णु। अहम विष्णु का मतलब ये थोड़ी ना होता है बे कि तुम टैटू गुदवा लोगे, अहम ब्रह्मास्मि अहम विष्णु। अहम विष्णु का मतलब ये होता है कि आप अपने क्वांटम स्टेट्स को शिफ्ट करें टुवर्ड्स इंफिनिटी, अपनी कॉन्शियसनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करें विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे तो फिर सेल्फ सैबोटाज होने लग जाएगा। तो फिर लेक्चर का जो टॉपिक है ये बदल जाएगा। तो मैं इस लेक्चर को, इस मोनोलॉग को यहीं पर ही फिनिश करता हूं।